हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या कराने वाले हैं, आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। बात कर रही हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स आपके बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, तो अब थोड़ी घबराहट भी बढ़ रही है। तो चलिए, हमने अपना सारा सिलेबस टाइम टू टाइम ख़त्म किया, साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको अब करवाने शुरू कर दिए। मॉडल सैम्पल पेपर है, मार्किंग स्कीम है, ये सब तो हम बहुत पहले आपको करवा ही चुके थे। जैसे सीबीएसई की तरफ से इशू हुआ था वो सब आपको मैंने करवा दिया था। और अब जैसे ही हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ, यानी कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ख़त्म हुए, वैसे ही मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराना शुरू कर दिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अभी तक हमने सेशन 2021-22 का टर्म 1 का पेपर करा दिया, उसके बाद टर्म 2 का फर्स्ट सेट करा दिया, और आज हम लेकर आए हैं टर्म 2 का सेकंड सेट। हम बात कर रहे हैं आज का पेपर क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप सभी के मैं बराबर सारे पेपर्स दे रही हूँ ताकि आप टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को देख समझ कर सकें। ठीक है, चलिए, तो आज हम जो कर रहे हैं वो है ईयर 2021-22 का टर्म 2 का। अब टर्म 1 और टर्म 2 को लेकर बहुत परेशानी होती है। जैसे ही हमने टर्म 1 का पेपर इशू किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर टर्म 2 दिया, तो कई मेरे पास कमेंट्स ये आए कि मैम क्या इस बार भी 2 टर्म में होना है? ऐसा कुछ भी नहीं होना है। अब इसका रीज़न क्या था मैं आपको बता दूं। 2020 में कोरोना हुआ, जिसके चलते नेक्स्ट ईयर यानी कि 21 में किसी भी तरह का पेपर कंडक्ट नहीं किया गया बोर्ड की तरफ से, ना 10th ना ही 12th कोई पेपर कंडक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि 2020 का पूरा सेशन और 21 का सेशन हमारा ऑनलाइन चला था। इस वजह से कोई भी बोर्ड पेपर कंडक्ट नहीं किया गया था 2020 और 21 के सेशन में। फिर उसके बाद 21-22 के सेशन में जो है थोड़ा सा कोरोना की हालत जब सुधरी, तो तब भी अभी हम लोग ऑनलाइन ही चल रहे थे, काफ़ी हद तक ऑनलाइन थे। और हम लोगों ने ऑफलाइन शुरू किया था मे बी शायद 21 के एंड में, अक्टूबर नवंबर में परमिशन मिली थी, तब जो है ऑफलाइन थोड़ा सा शुरू हुआ था। तो उस टर्म में आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 में। तो टर्म 1 जो आपका हुआ था वो हुआ था 2021 नवंबर में, और टर्म 2 हुआ था 2022 फेब में। तो इसी हिसाब से आपको दोनों एग्ज़ाम्स के जोड़कर जो है वो मार्क्स मिले थे, 80 मार्क्स, 40 मार्क्स के दोनों टर्म हुए थे। तो जो टर्म हुआ था वो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का था, और टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का था। तो जिनमें आपके बुक्स, जो टर्म 2 था उसमें आपकी बुक्स और आपका रचनात्मक लेखन था, और जबकि टर्म 1 में जो आपका आया था उसमें बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और आपका व्याकरण पूरा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो टर्म 1 तो आपको करा चुकी हूँ, टर्म 2 का भी फर्स्ट सेट करा चुकी हूँ। आज हम सेकंड सेट लेकर आए हैं ताकि आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो। आज है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी, याद रखिएगा आज कोर्स बी का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सेशन 2021-22 का टर्म 2 का सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, ये सेकंड सेट है। तो मेरी कोशिश है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एटलीस्ट 2-2 सेट आपको कराऊं, ताकि आपको क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगे। अब बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि भाई मैम, जब टर्म पहले ही टर्म में, अब जैसे अभी आपका 23 और 24 का जो ईयर रहा उसमें पेपर एक सा ही आया, एक ही पैटर्न था, लेकिन अब 25 का जो पेपर आने वाला है वो पैटर्न फिर से बदल गया है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि मैम जब पैटर्न बदला हुआ है तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की क्या ज़रूरत है। इसका सबसे पहला कारण ये होता है, हम यहाँ पर पैटर्न नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस तो वही आएंगे ना घुमा फिरा के, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो उसी तरीके के आएंगे। ऑब्जेक्टिव हैं भी इस साल हमारे पास 25 में तो भी कम हैं, पर हैं तो ना। तो वहीं से हमें सारा आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं, इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं। आज सेकंड सेट है हमारा टर्म 2 का। सबसे पहले देखिए, निर्धारित समय आपको 2 घंटे का मिला था, क्योंकि सिर्फ 40 मार्क्स का हमारा ये पेपर था। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका होता है, तो 40 मार्क्स का आपका टर्म 1 में हो गया था, 40 मार्क्स आपका टर्म 2 में हुआ था, और ये पेपर पूरी तरीके से वर्णनात्मक था। सामान्य निर्देश है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका अनुपालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न दिए हुए हैं। कितने प्रश्न हैं? 8 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड का और खंड खा। आप समझिएगा, 8 प्रश्न दिए गए हैं, खंड का और खंड खा है।
खंड का जो है वो आपका टोटल आपकी पाठ्य पुस्तक आधारित है, यानी कि आपकी बुक स्पर्श भाग 2 और दूसरी पूरक पाठ्य पुस्तिका संचयन भाग 2 से प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक। और जो खंड खा रहेगा वो आपका रचनात्मक लेखन रहेगा, जिसमें आपके अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, विज्ञापन लेखन है और साथ ही साथ आपका एक था सूचना लेखन। बस ये इतने ही आपके आए थे, ठीक है। अब तो लेखन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, पहले लेखन बहुत लिमिटेड था। ये खंड का में कुल 3 प्रश्न पूछे गए, तो 8 में से 3 प्रश्न आपके कहाँ पूछे जाएंगे? ये 8 में से 3 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं कहाँ पर? ये खंड का में। खंड का में आपका एक रहेगा स्पर्श का काव्य खंड का, दूसरा प्रश्न रहेगा स्पर्श के गद्य खंड का और तीसरा प्रश्न रहेगा संचयन से, ठीक है। तो अब ये हो गया। फिर उस दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर दीजिए। हर एक प्रश्न के साथ विकल्प मौजूद है, अंदर निर्देश दिए गए हैं। फिर आते हैं खंड खा है, कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। कितने हैं? 5 प्रश्न। अनुच्छेद है, पत्र है, विज्ञापन है, सूचना है और लघु कथा है। ये 5 आपके जो प्रश्न आ रहे हैं ये रचनात्मक लेखन के हैं, ठीक है। इनके साथ भी आपके पास अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो वही है, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर दीजिए। अब ये चीज़ सिर्फ उसी साल नहीं, आपको हर साल फॉलो करना है। आप अभी पेपर दो, अगले साल पेपर दो, उसके साल पेपर दो, जब भी दो, आपका इंटरनल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, कभी भी हो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, और वो चीज़ आपकी क्या है? वो होती है आपकी कि आप क्वेश्चन पेपर में जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन्हीं सीक्वेंस में आपको उत्तर करना है। हमेशा ध्यान रखिए, एक परफेक्ट आंसर शीट का एक ये बहुत बड़ा जो है क्वालिटी होती है, क्योंकि हम सब जब कॉपीज चेक करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि आंसर शीट कितनी नीट एंड क्लीन है, बच्चे ने कितने क्या कहते हैं प्रेजेंटेबल आंसर शीट दी है, हर एक क्वेश्चन आंसर जो है वो ठीक से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं, तो वो टिप्स के लिए भी परेशान नहीं हुई है। एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपको सारे आंसर्स जो हैं वो सीक्वेंस में देने हैं। तो निर्देश हमेशा आपके, जैसे अभी आप जब पेपर देने जाओगे बोर्ड का जो 28 फरवरी को है आपका, तो उसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पेपर आंसर शीट हमेशा सीक्वेंस से करना, और दूसरा जितने निर्देश दिए गए हैं उन सबको लिटरली पढ़िए और फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम खंड का अपना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब आपके सामने आपकी स्पर्श बुक के काव्य खंड में से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, 25 से 30 शब्दों में करने हैं। एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे, तो 2 प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 2 × 2, 2 नंबर का एक प्रश्न है, 2 प्रश्न करेंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये था। अब देखिए यही पैटर्न आपका इस साल वर्णात्मक क्वेश्चंस का है, जो आपके काव्य खंड से आ रहा है, गद्य खंड से आ रहा है, सेम ऐसे ही है। 3 या 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको उतने ही प्रश्न करने होंगे। 2 नंबर का आएगा, 25 से 30 शब्दों का आएगा। मॉडल सैंपल पेपर से आप कनेक्ट कर लीजिए, ऐसे ही पैटर्न दिया गया है ना। तो इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। देखिए क्या है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? मनुष्यता कविता के आधार पर बताइए। सुमृत्यु यानी कि ऐसी मृत्यु जिसके बाद लोग आपको हमेशा याद रखें, उसके लिए आपको जीते जी ऐसे कर्म करने पड़ेंगे कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, है ना। दूसरों का भला करना, परोपकार करना, विनम्रता दिखाना, इन सब के चलते ही जो है लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। दूसरों के काम आने को ही जीवन का सच्चा लक्ष्य बताते हुए कवि का कहना है कि मृत्यु को अपने स्वार्थ का त्याग करके मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके औरों के लिए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हमें अपना स्वार्थ नहीं रखना है, हमें अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए जो है रखना है। जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। क्या कहलाती है? उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। ऐसे ही लोगों को मृत्यु के बाद भी संसार में स्मरण किया जाता है। तो ऐसे लोग जो है जब मर जाते हैं तो उसके बाद भी लोग उनको स्मरण करते हैं, उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाती। कवि ने इस मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि भाई 2 प्रश्न करने हैं तो हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। खा है,
पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वतों को मेखलाकार पर्वत अपार कहने का कवि का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो मेखलाकार का तात्पर्य आप जानते हैं, जैसे कि करधनी के आकार का, ठीक है, जो आपके कमर में पहनी जाती है स्त्रियों द्वारा, उसको करधनी कहते हैं। अब मेखलाकार से मतलब है कि यहाँ पर हम पर्वत की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। अब ये मेखलाकार किस हिसाब से होता है, पर्वतों के ऊपर जो रास्ते बने होते हैं ना, वो कुछ मेखलाकार के आकार के होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है। मेखलाकार का अर्थ होता है करधनी जैसा, कमर के आभूषण के समान, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके होता है, इसी तरीके से होता है। स्त्रियां कमर में जिस गोल आकार का आभूषण धारण करती हैं, वैसे ही ये पर्वत धरती को कटी कमर के को गोलाकार रूप में घेरे हुए हैं। तो पर्वत कोई ऐसा तो नहीं है ट्राइंगल में होता है, वो ऐसे करके होता है, गोल होता है और फिर ऐसे करके बन जाता है। उसी तरीके से कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए किया है, साथ ही साथ इसकी सुगढ़ता भी और सुंदरता भी, ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर चले हम फिदा कविता के आधार पर बताइए कि सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों को मरते दम तक किस बात पर गर्व है और क्यों। क्या रहा है, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये पंक्तियां थी ना, तो बाकपन का तात्पर्य क्या है कि उन्हें मरते मरते भी जो है गर्व है। अब मरते मरते किस चीज़ का गर्व है कि उन्होंने अपनी जान अपने देश की रक्षा करते हुए दी है, इस चीज़ का गर्व है। ये नहीं कि मृत्यु से वो डर गए और उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए, नहीं, उन्होंने मरते मरते भी जो है अपने देश के लिए बलिदान दिया है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। और वो भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा दुखी हैं या तकलीफ हैं, वो अपनी जान दे रहे हैं, इसके लिए वो खुश भी हैं। सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक गर्व से कहते हैं कि उन्हें देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी इतनी है कि वे देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। उनका यह मानना है कि एक सच्चा सैनिक अपनी जवानी को तभी सार्थक मानता है जब वह शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपने प्राणों को बलि दे देता है। तो एक सैनिक का जीवन तभी सार्थक है कि जहाँ मतलब जो है वो करते जाएं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अपने प्राणों का बलिदान कर दें। ये नहीं कि उससे डर जाएं कि अरे हम सैनिक बन तो गए, सारे बेनिफिट्स तो ले रहे हैं, लेकिन अगर प्राण बलिदान करने की बात आई तो उससे हम पीछे हट गए। और उनके खून की एक एक बूंद देश के काम आए। उन्हें अपनी जान देने पर कुर्बान करने का गर्व है। तो अपने जान को देश पर कुर्बान करने का गर्व है कि मैं अपनी जान अपने देश के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि वे आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति, देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना जागृत करना चाहते हैं और भारतवासियों के मन में साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना उजागर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन। तो अब हमारे पास पहले प्रश्न में काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्न पूछे गए थे, हमने 2 प्रश्न करने थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या, निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास गद्य खंड, जो स्पर्श का गद्य खंड है, 7 चैप्टर हैं, उन 7 चैप्टर में से आपके सामने कोई 2 प्रश्न रखे जाएंगे। सिर्फ आपको एक प्रश्न करना है, निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना है, लेकिन ये प्रश्न भी आपका दीर्घ उत्तरीय है, क्योंकि 60 से 70 शब्दों के बीच इसका उत्तर देना है और एक प्रश्न के लिए जो आपको मिल रहे हैं नंबर वो हैं 4 नंबर। ठीक है, तो ये दीर्घ उत्तरीय है, कितना, यहाँ पर 60 to 70 वर्ड्स में आंसर देना है। 2 प्रश्न हैं गद्य खंड के। चलिए देखिए क्या है। झेन की देन पाठ के आधार पर बताइए कि पर्णकुटी में चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या क्या परिवर्तन महसूस किया। तो वो जो चाय पीने की विधि है, तो टी सेरेमनी जिसे कहते हैं, चा नो यू, तो यहाँ पर इस सेरेमनी के जरिए जापानी लोगों के जो मानसिक तनाव है उसको कम किया जाता है। अब यहाँ पर ये इस विधि के जरिए जब लेखक ने चाय पी, जहाँ पर छोटे छोटे प्यालों में सिर्फ 2 घूंट चाय थी और उस 2 घूंट चाय को भी एक एक बूंद करके आपको पीना था, तो ये काम शुरू में तो बड़ा बोझल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो दिमाग है वो शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है। उसमें क्या होता है, हम अपना भूत भूल जाते हैं, भविष्य की चिंता भूल जाते हैं। हमारे लिए ये जो वर्तमान समय है ये अनंत समय तक जो है वो बहुत लंबा हो जाता है और हम भूत भविष्य छोड़कर वर्तमान में ही जीने लगते हैं और वर्तमान के बारे में ही सोचने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे लेखक के साथ हुआ।
चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया जैसे उसकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे मंद हो गई, क्योंकि दिमाग क्या होता है, वो स्लो हो जाता है। धीरे धीरे उसका दिमाग चलना मानो बंद हो गया हो। उसे सन्नाटे की आवाजें भी सुनाई देने लगी। उसे लगा कि मानो वह अनंत काल में जी रहा है। क्या लग रहा है? जैसे लग रहा है वो अनंत काल में जी रहा है। उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा है। उसे लगा कि भूत भविष्य दोनों उसके दिमाग से जैसे उड़ गए हों और केवल वर्तमान क्षण उसके सामने है, जो अनंत काल जैसा विस्तृत है। मतलब वो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। जीने का सही अर्थ लेखक को उस दिन महसूस हुआ, क्योंकि देखिए जो पास्ट है उसको हम बदल नहीं सकते और भविष्य में अभी हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे बस में नहीं। हमारे बस में क्या है? वर्तमान समय। तो हमें वर्तमान की ही सोचकर सारे काम करने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा भूत में जो गलतियां करी वो हम अभी नहीं करेंगे और भविष्य हमारा ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। तो काम हमें कहाँ करना पड़ेगा? वर्तमान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारतूस एकांकी के आधार पर बताइए कि सवार कौन था, वह किससे मिलना चाहता था और क्यों। इस सारे प्रसंग में सवार की कौन सी विशेषता उभर कर आती है? तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए। पहला, सवार कौन था? वजीर अली। ठीक है। दूसरा, वो किससे मिलना चाहता था? कर्नल से मिलना चाहता था। क्यों मिलना चाहता था? क्योंकि उसे कारतूस लेनी थी। और इससे क्या कौन सी क्वालिटी उसकी पता चलती है सवार की? वजीर अली जो है वो निडर है, साहसी है, ये चीज़। क्योंकि जिस उसको मारने के लिए, वजीर अली को मारने के लिए जिस कर्नल ने खेमा लगा रखा है, वजीर अली उसी खेमे में आता है, उन्हीं से कारतूस लेता है और चला जाता है। तो इसका उसका क्या हुआ कि वो एक तरीके से निडर है और साहसी है, जाबाज है। ये सारी उसकी क्वालिटीज निकल के आती है। सवार स्वयं वजीर अली था। वे एक जाबाज सिपाही था। जंगलों में धूल उड़ाता हुआ घोड़े पे सवार बिना किसी सिपाही के जाबाज वजीर अली अकेला ही बिना डरे कर्नल के कैंप में, यानी कि अंग्रेजों के खेमे में कारतूस लाने के लिए आ पहुंचा, क्योंकि उसे कारतूस लेने थे। वह अपनी पहचान छुपाकर एकांत में कर्नल से मिलकर उसे वजीर अली के विषय में बताना चाहता था। उसे कारतूस लेना था। अब उसे पता था कि भाई ये वजीर अली को पकड़ने बैठा है, जब तक मैं वजीर अली को पकड़ने के टिप्स नहीं दूंगा तब तक ये मुझे अंदर मिलने ही नहीं देगा। तो उसने ये षड्यंत्र रचा। उसने ऐसा दिखावा करना चाहा जैसे वह वजीर अली के खिलाफ है। उसने वजीर अली की गिरफ्तारी को मुश्किल बताया। फिर उसने कुछ कारतूसों की मांग की। अब इस पूरे प्रस्तुत प्रसंग में उसकी कौन सी क्वालिटीज निकलती हैं? पहला है साहसी, दूसरा वीर, तीसरा महत्वाकांक्षी, चौथा स्वाभिमानी। ठीक है। देखिए क्या है साहसी। वजीर अली के साहस को जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। वह कर्नल के कैंप में घुसकर उससे कारतूस लाता है। वह कंपनी के वकील की हत्या पहले ही कर चुका था। ये उसके साहसी होने के प्रमाण है। ठीक है। तो ये पहला उसने साहस क्या दिखाया था? कंपनी के वकील की हत्या उसने कर ही दी थी। ये अपना दूसरा साहस दिखाया कि खुद दुश्मन के खेमे में चल के आया। नेक्स्ट आइए वीर। वजीर अली इतना वीर था कि अवध की सत्ता छीनने के बाद भी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए कटिबद्ध था। यानी कि उसे उसकी सत्ता से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने ये दिल में ठान रखी थी कि मैं अंग्रेजों को खदेड़ दूंगा। ठीक है। महत्वाकांक्षी। वजीर अली महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह अवध का शासक बनने की महत्वाकांक्षा सदा बनाए रखता है कि उसे उसकी गद्दी से, अवध के तख्त से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी वो उसने ये इच्छा छोड़ी नहीं है कि वो अवध से हट जाएगा। वो इसके लिए जो है अफगानिस्तान के शासक शाहजहां को भी बुला रहा है, खुद अपने एफर्ट्स भी लगा रहा है कि वो गोरखपुर के जंगलों से नेपाल चला जाए, वहाँ अपनी फौज खड़ी करे और वापस आकर अवध के ऊपर हमला करके अपने तख्त को ले। तो उसने वो महत्वाकांक्षा जो है उसकी अवध के तख्त को पाने की, वो उसने छोड़ी नहीं है। स्वाभिमानी है। वजीर अली इतना स्वाभिमानी है कि वह कंपनी के वकील की अपमानजनक बातों को सह नहीं पाता और उसकी हत्या कर देता है। ठीक है। तो ये चीज हमने देखी थी। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 में। तो प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 3 में हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका संचयन भाग 2 से प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है। देखिए क्या है,
पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन के निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारे पास संचयन से आए हैं 3 प्रश्न, क्योंकि वहां पर 3 ही पाठ हमारे पास में है, हरिहर काका, सपनों कैसे दिन, टोपी शुक्ला। तो इन तीनों पाठों से हमारे पास प्रश्न रहेंगे और इन प्रश्नों में से हमें सिर्फ 2 प्रश्नों को करना है। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको 3 इंटू 2 यानी कि 6, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 2 नंबर जहां कहीं पे हो, अब आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट नहीं दी गई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कितने मार्क्स का हमें क्वेश्चन लिखना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो कि एक क्वेश्चन के लिए मार्क कितना मिल रहा है। यहाँ पर 2 नंबर मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो जब एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिले तो इसका मतलब सीधा सीधा आपका ये हो जाता है कि ये 25 से 30 शब्दों का है। 3 नंबर वाला, अगर 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो वो होगा 50 से 60 शब्दों का। 4 नंबर का प्रश्न है तो 60 से 70 शब्दों का। अगर आ रहा है 15 से 20 शब्दों का तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये कुछ आप सीबीएसई जो है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वर्ड लिमिट डिसाइड करती है। तो वो ये जो है स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 9-10th का क्राइटेरिया है। 11th-12th में जाएंगे तो ये क्राइटेरिया बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी क्लास हो जाती है। हरिहर काका कहानी में आपने पढ़ा कि हरिहर काका का महंत और उसके साथियों ने अपहरण कर लिया। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। कल्पना कीजिए कि आप एक पत्रकार हैं, आपको हरिहर काका के महंत की गिरफ्त में होने का पता लगा। ठीक है, आपको पता चला, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको पता लगा कि हरिहर काका जो है वो महंत की गिरफ्त में है। आप किन बातों का खुलासा करेंगे और दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा जो सबसे पहला काम होगा कि उसने जो कुकृत्य किया है ये सबके सामने आए। फिर उसमें हम करेंगे कि ये एक पाखंडी है, धर्म के आड़ में लोगों को किस तरीके से अत्याचार करता है, एक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, वो क्या कहते हैं, एक संत होते हुए भी स्वार्थी, लालची जैसी भावनाओं को अपने अंदर रखता है। तो ये सारी बातें मैं खुलासा करना चाहूंगी। हरिहर काका वृद्ध थे, उनके साथ महंत और भाइयों का बर्ताव बुरा था। एक पत्रकार के रूप में देखें तो मैं हरिहर काका के साथ हुई घटना की जानकारी सभी तक पहुंचाना चाहूंगी। मैं समाचार पत्र के द्वारा इस घटना के बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कैसे महंत ने उनके वृद्ध होने का फायदा उठाया और उनका अपहरण कर उनके साथ बुरा बर्ताव किया। ठीक है, तो इससे उस पाखंडी व्यक्ति का जो एक स्वरूप है वो भी सबके सामने आएगा। इससे समाज में इस विषय के प्रति जागरूकता आएगी। हम सभी को अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार कोई करता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। साथ ही अपने आसपास अकेले रह रहे वृद्ध नागरिकों का भी ध्यान रखें। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग सही हैं कि नहीं। देखिए अक्सर हम लोग क्या है ना, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखते हैं कि बगल में कोई बुजुर्ग मर गया, जब बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी तब लोगों को पता चलता है कि वो लोग बुजुर्ग मर गए। तो ये देखना हमारा, जो बगल में अगर मान लीजिए बुजुर्ग रहते हैं तो हमारी एक जिम्मेवारी अपने आप बन जाती है कि हम आते जाते उनका हालचाल पूछते रहें, वो ठीक हैं, उन्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है, ये जैसी चीज़ें। मैं इस बात का भी खुलासा करूं कि महंत जैसे धर्म के ठेकेदार किस तरह अंधविश्वासी और पाप भीरू जनता के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। इससे लोग आगे से जागरूक हो जाएंगे और महंत जैसे तमाम पतित और स्वार्थी लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उनका भंडाफोड़ करेंगे। तो इस तरीके से 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न हमें करने थे। तो एक प्रश्न हमारा कितने नंबर का हो रहा है, 3 नंबर का हो रहा है। कितना है ना, मैंने शायद आपको गलत बता दिया था। ओके, तो यहाँ पर 2 प्रश्न करने थे ना, तो एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का हो रहा था। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन की वर्ड लिमिट क्या रहेगी आपकी, 50 to 60 वर्ड की, तो 50 से 60 शब्द की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सपनों कैसे दिन पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को हैरानी का क्या कारण था और क्यों। अब क्या ऐसी चीज थी जिसने लेखक हैरान हो गए थे। स्कूल से निलंबित होने के बाद पीटी मास्टर अपने कमरे पर ही रहते थे। ठीक है, 7वीं 8वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने लेखक को जब बताया कि वह दिन में कई बार तोतों को भीगे हुए बादाम की गिरी खिलाकर उनसे बातें करते रहते हैं, तो लेखक को बहुत हैरानी हुई कि छात्रों को मार मार कर चमड़ी तक उधेड़ देने वाला व्यक्ति अपने तोतों से मीठी बातें कैसे कर लेता है। यानी कि वो लोग समझते थे कि ये बहुत ही क्रूर है, लेकिन पक्षियों के साथ वो इतना विनम्र थे, ये देखकर लेखक को बहुत हैरानी हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है, क्या है,
आपके विचार से मित्रता की कौन कौन सी कसौटियां हो सकती हैं? टोपी शुक्ला पाठ के संदर्भ में 3 बिंदु लिखिए। कोई भी दोस्ती उसकी कसौटियां होती हैं, यानी कि परख होती है कि ये एक अच्छी दोस्ती है या नहीं है। तो टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर हमें उन कसौटियों को लिखना है। देखिए क्या है। मेरे विचार से मित्रता को जाति व भाषा के बंधनों की कसौटी से गुजरना पड़ता है। पहली बात तो ये होती है, मान लीजिए हम कोई ऐसा मित्र बना लेते हैं जो हमारी जाति का नहीं है, हमारी धर्म का नहीं है, और अगर बहुत मुश्किल होता है तो हमारी भाषा का भी नहीं अगर है तो विश्वास और प्रेम के स्तर पर भी मित्रता को तोला जाता है। त्याग और समर्पण के तराजू में भी मित्रता को नापा जाता है। टोपी शुक्ला पाठ में मित्रता को समाज की सांप्रदायिक सौहार्द की कसौटी से गुजरना पड़ता है। फिर भी प्रेम और भाईचारे का रिश्ता विश्वास के धागे से बंध गया है। टोपी शुक्ला पाठ में यह 3 बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि मित्रता जाति धर्म उम्र के परे है। तो पहली कसौटी क्या होती है? मित्रता जाति धर्म और उम्र के परे होनी चाहिए। दूसरी है प्रेम की सुंदर भावना मित्रता का बंधन अटूट बनाती है। तो किसी भी मित्रता में प्रेम जो है वो पहली कसौटी होती है, प्रेम होना चाहिए। प्रेम है तो विश्वास है। और तीसरा है निस्वार्थ मित्रता अच्छे तकदीर वाले को ही मिलती है, यानी कि मित्रता ऐसी हो कि जिससे मित्रता कर रहे हैं उससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्धि के चक्कर में हम नहीं कर रहे हैं कि मेरा इससे ये फायदा है इसलिए मैं इससे दोस्ती करूं। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो वो फायदे नुकसान वाली मित्रता जो है वो मित्रता नहीं कहलाती। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 कसौटियां हमेशा हमारी मित्रता की होती है। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड खा पे। अब हमारे पास कौन सा आया? खंड खा। खंड खा में हमारे पास रचनात्मक लेखन पर आधारित हमारे सारे प्रश्न हैं। तो खंड खा में 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो जो हमारा चौथा प्रश्न है वो रहेगा अनुच्छेद में। फिर 5वां प्रश्न हमारा आएगा पत्र। 2 पत्र दिए रहेंगे। अनुच्छेद में हमारे पास 3 ऑप्शन है, हमें 1 करना होगा। पत्र में 2 दिए रहेंगे, हमें 1 करना होगा। फिर हम आ जाते हैं अपने विज्ञापन में। विज्ञापन में 4 ऑप्शंस दिए गए, ए बी सी डी। ए बी करके है, का खा गा करके है ए बी, फिर खा में ए बी। तो इस तरीके से 4 विज्ञापन दिए गए हैं, 2 हमें करने हैं। फिर संदेश में सूचना में आ जाते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास 4 दिए गए हैं, हमें 2 करने हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं लघु कथा, जहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें सिर्फ 1 करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास रचनात्मक लेखन में 5 जो हैं वो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो खंड खा का है पहला प्रश्न और प्रश्न पत्र का चौथा प्रश्न है वो है अनुच्छेद लेखन। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 150 शब्दों में। अब 150 शब्दों में जो आप एक अनुच्छेद लिखोगे तो उसके लिए आपको मिल रहे हैं 6 नंबर। कितने? 6 नंबर मिल रहे हैं। अब अनुच्छेद लेखन में एक आपका शीर्षक दिया रहता है, उसके अंदर 3 संकेत बिंदु दिए रहते हैं। तो अब आपको क्या दिया है? जैसे यहाँ पर पहला हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि 3 दिए गए, 3 में से 1 करना है। पहला है जानलेवा प्लास्टिक। ठीक है, ये पहला शीर्षक है। इसके अंदर दिए हैं 3 संकेत बिंदु। पहला है सस्ता और सुलभता के कारण लोकप्रियता, दूसरा है दूषित रसायनों की खान, और तीसरा है प्रतिबंध की आवश्यकता। ठीक है, तो ये 3 हमको संकेत बिंदु के आधार पर। अब देखिए इसमें मैं आपको पहले भी ट्रिक बता चुकी हूँ अनुच्छेद की। अब यहाँ पर आप लिख रहे हो 150 शब्दों में। 150 शब्दों में आपको 3 जो हैं वो दिए गए, तो 50-50 शब्द सीधे सीधे आप 3 में बांट लो। ठीक है, क्या करो? 50-50 शब्द बांट लो या 45-45 बांट लो। अंत में जो बचेगा उसको आप जो है कहीं पर भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, 2 लाइन आपको नीचे निष्कर्ष में भी देनी पड़ती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के वे से, तो उन्हें लिख सकते हो। तो जो भी आपके पास में वर्ड लिमिट दी गई है उसे आपके पास 3 संकेत बिंदु हैं तो 3 में डिवाइड करो, 4 संकेत बिंदु के दिए गए हैं तो 4 में डिवाइड करो। ठीक है, चलिए अब शुरू कर लेते हैं। जानलेवा प्लास्टिक पर हम किस तरीके से अनुच्छेद लिखेंगे। 21वीं सदी में पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसे जलाया नहीं जा सकता, हम गाड़ दें तो गलता नहीं है, यानी कि ये नष्ट नहीं होता एक बार बन गया तो। प्लास्टिक की सबसे बड़ी विशेषता है इसे आसानी से किसी भी आकार में बदल सकना। ठीक है, ये एक इसकी क्वालिटी है, हम किसी भी आकार में बदल सकते हैं, तथा इसके अंदर कोई भी पदार्थ मिलाकर अन्य वस्तु बना लेना।
जो बहुत टिकाऊ और सस्ती साबित होती है। ये भी सही है, प्लास्टिक हमें सस्ती पड़ती है और टिकाऊ भी रहती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। यही कारण है कि प्लास्टिक आज हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग बन चुकी है। क्योंकि देखिए अब कितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास प्लास्टिक भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि हमको ये सस्ती पड़ती है, दूसरा अगर एक बार ले लिया तो बहुत लंबे समय तक चलती है, जिसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की हर तरह की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हो रहा है। तो देखिए पहला हुआ ना, सस्ता और सुलभता के कारण लोकप्रिय। तो ये सस्ती भी है, सुलभ भी है, ये चीज़ हमने यहाँ पर पहला संकेत बिंदु आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पिछली सदी में जब प्लास्टिक की खोज की गई तो इसे मानव सभ्यता और विज्ञान की बहुत बड़ी सफलता माना गया था, किंतु आज यही प्लास्टिक मनुष्य एवं धरती के और जल के सभी जीवों के लिए अभिशाप और जानलेवा बन गई है। अब दूषित था, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? दूषित रसायनों की खान। ठीक है, अब हम वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लास्टिक ऐसे हानिकारक केमिकल्स से मिलकर बनी है जो मनुष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। ये मनुष्य के संपर्क में आए तो इससे कई सारी गंभीर बीमारियां होने के खतरे होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक में बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो कैंसर और हृदय रोग संबंधी कई गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। प्लास्टिक आसानी से नष्ट भी नहीं होता है। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या अगर प्लास्टिक इस्तेमाल करेगी तो सोचिए कितना पोल्यूशन होगा, कि नहीं, जो हर दृष्टि से प्रकृति पर भारी पड़ रही है। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा देश को प्लास्टिक से मुक्त भारत बनाने की दिशा में प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की जा चुकी है। तो बहुत सारी एडवाइजरी हैं, वहाँ जहाँ जहाँ पर प्रतिबंध की ज़रूरत है, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, सब कुछ किया है भारत सरकार ने। प्लास्टिक के दुष्परिणाम को रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक को इधर उधर या नदी नालों झीलों में ना फेंकें। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि इससे जीव जंतु नष्ट होते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही जल प्रदूषण भी होता है। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें स्वयं के साथ साथ अपने आस पड़ोस वालों को भी जागरूक करना चाहिए। अपना तो हो, लेकिन साथ साथ और लोगों को भी बताएं कि प्लास्टिक कितना खतरनाक होता है, और प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूक होकर इनका उपयोग नगण्य करने के लिए प्रयत्न करें। यानी कि एक तरीके से इसे हम जीरो करें, ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला अनुच्छेद। अब हम आते हैं अपने दूसरे अनुच्छेद पे। ठीक है, 3 है ना, दूसरा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75 वर्षगांठ मनाई जा रही थी उस समय जब ये चल रहा था। ठीक है ना, 2021-22 में। तो अमृत महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, विभिन्न गतिविधियों का संगम, और नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों का परिचय और स्मरण। ठीक है, तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, तो उसी पर आपको ये लिखना है। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। कब? 12 मार्च 2021 को। यह हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ? जो हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे थे 2022 में, उससे 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ, 27 सप्ताह पहले, और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। यानी कि ठीक 1 साल बाद, 75 हफ्ते पहले शुरू हुआ, और जिस दिन जब हमारा 75वीं वर्षगांठ मनी 2022 में, उसके 1 साल बाद यानी कि 2023 में समाप्त होगा। आगामी 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का 75वां वर्ष पूर्ण हो जाएगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी ने समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी शुरू किया। बहुत सारे क्या कहते हैं न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस तरह की पूरी एक प्रश्नावली तैयार करी, क्विज कॉन्टेस्ट किए, जिससे हमें आज़ादी में लोगों के भाग लेने या उससे रिलेटेड तमाम जानकारियों को साझा किया गया।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान थीम वार कार्यक्रम विचार @75, समाधान @75, कार्य @75 तथा उपलब्धि @75 शामिल हैं। तो ये कुछ ऐसे कार्य जो हैं इनमें किए जाने थे। इस आयोजन के माध्यम से वोकल फॉर लोकल अभियान भी चला। वोकल फॉर लोकल क्या होता है कि जो हमारे लोकल कारीगर होते हैं उनके कार्य को इंकरेज किया गया, यानी कि उनको और बड़े प्लेटफॉर्म्स दिए गए, हम उनके काम से जाने और उनके प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो ग्रामीण सभ्यता है, जो हमारे लोकल कलाकार हैं, उनकी प्रतिभा को हम समझ सकें, भारतीय संस्कृति को समझ सकें और उनके प्रोडक्ट्स को सेल हो तो उनको भी फ़ायदा हो और हम भी उस संस्कृति से वाकिफ़ हों और फ़ायदा उठाएं। देश भर में 75 सप्ताह तक स्वतंत्र संग्राम से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए देशभक्ति का संदेश देने और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश की जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान और त्याग के बारे में जानकारी देनी है। हमारे देश को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी वगैरह जो रहे, जिन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, तो उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने देश पर जान न्यौछावर की, परंतु हम कुछ ही के नाम जानते हैं। इस महोत्सव के जरिए देश उन गुमनाम वीरों के कर्तव्य, बलिदान और उनकी वीर गाथाएं सबके सामने लाएगा। तो इसके जरिए क्या हुआ, इन सभी को जो है हम जान सकेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे अनुच्छेद में। तीसरा अनुच्छेद क्या है? वन संरक्षण। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा, क्या है और क्यों है? वन संरक्षण क्या है और क्यों है? नेक्स्ट है वन कटाव पर रोक लगाना, और नेक्स्ट है वृक्षारोपण आज की जरूरत और सुझाव। तो जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका सिर्फ एक तोड़ है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए, जिससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। बाकी पोल्यूशन तो हमें कंट्रोल करना ही करना है, लेकिन जितना हम वृक्ष लगाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि जो वन खड़े हैं उनको भी बचाव किया जाए। तो उसी पर आपसे ये पूछा गया है, भाई वन संरक्षण क्या है और क्यों ज़रूरी है? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। वन संरक्षण का अर्थ वनों की रक्षा करना या उन्हें मूल या प्राकृतिक अवस्था में रहने देना है, यानी कि जो वो जिस तरीके के हैं उसी तरीके से रखना है, उन्हें काटने नहीं देना है। ठीक है, उनको जो जैसे जो एटमॉस्फेयर, जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सभी प्रोवाइड कराना है। वास्तव में आज वनों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के कारण इनको नष्ट करने में तुले हैं। वनों का अंधाधुंध कटाव सभ्य समाज का एक अविवेकपूर्ण कृत्य है। ऐसा करके हम विनाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उद्योग तथा रहने के लिए बिल्डिंग आदि निर्माण के उद्देश्य से वन भूमि की कटाई की जा रही है। हम बहुत सारे उद्योग लगाने के लिए या रहने के लिए लोगों को जगह चाहिए, तो पेड़ों को काटकर हम जगहों को समतल कर रहे हैं। मानव विकास को केंद्रित कर वनों की कटाई हो रही है। इसके अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगानी चाहिए। जिस तरीके से हम कटाव कर रहे हैं और जिस तरीके से लकड़ी का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है, इस पर बहुत ज़रूरी है कि रोक लगाई जाए। यदि वनों की कटाई आवश्यकता के अनुसार की जाए तो जिन स्थानों पर पेड़ की कटाई की जाती है वहाँ पर नए पौधों का रोपण किया जाए तो हम वनों को संरक्षित कर सकते हैं। आपने पेड़ काट दिए, उनकी जगह नए पेड़ लगाइए और उनको पालिए पोसिए। हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। यहाँ वर्षों लिखा है, वृक्षों होगा। करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वृक्षों में निवास करने वाले प्राणी, जंगली जानवर धीरे धीरे अपने घरों में खोते जा रहे हैं, अपने घर खोते जा रहे हैं। जंगलों में कई सारी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जिनके लिए जंगल ही घर है। इसीलिए हमें वनों के महत्व को पहचानने की आवश्यकता है। इसी प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है वृक्षारोपण, यानी कि वृक्षों को लगाना। वृक्षारोपण की आज हमें ज़रूरत इसलिए है कि वृक्ष विविध जीवों के और हमारे लिए भोजन, वायु, लकड़ी, आश्रय जैसे सभी आवश्यक साधन प्रदान कराते हैं। वे पृथ्वी की सतह को बांधकर मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। वे हमारे चारों ओर की वायु के शुद्धिकारक होते हैं। तो आसपास जो हमारा जो वायु हो जाती, पोल्यूटेड हो जाती है, तो उसे शुद्ध करने का काम करते हैं।
जिस प्रकार आज मानव वनों के अत्यधिक दोहन के कारण विनाश की कगार पर आ खड़ा हुआ है, उसे वापस सही स्थिति में लाने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। यदि एक पेड़ काटा जाए तो उसके बदले 10 पौधे रोपे जाएं, ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। समाज के हर वर्ग को इसके लिए प्रेरित और जागरूक किया जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि संरक्षण तो करिए, लेकिन वृक्षारोपण भी कीजिए। कि मान लीजिए जो आगे पेड़ कटे तो जो हम वृक्ष लगाएंगे वो आगे चलकर बढ़ेंगे तो ना, इसलिए। अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में। तो रचनात्मक लेखन का जो पहला प्रश्न था वहां अनुच्छेद लेखन था। अब दूसरा प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर हमारे सामने 2 पत्र रखे गए, दोनों में से हमें एक पत्र करना है। चलिए देखें क्या है। आप अनन्य या अनन्या हैं। विभिन्न उत्सवों में भोजन की बर्बादी पर अपने विचार से लोगों को जागरूक कराने के लिए किसी हिंदी समाचार पत्र के संपादक के नाम लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। बहुत सारे जो उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, जैसे मान लीजिए शादी हो गई, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, होती रहती हैं, तो उसमें खाने का वेस्टेज बहुत होता है। बहुत सारे लोग अपनी प्लेट्स में खाना ले लेते हैं, उसे वेस्ट कर देते हैं, या जो बच जाता है वो सारी चीज़ें। तो इससे आपको लोगों को जागरूक करना है, जिसके लिए आप एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखेंगे। 120 शब्दों में लिखना है, और इसके लिए आप दोनों में से जो भी एक पत्र करोगे उसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए क्या है। सेवा में संपादक अमर उजाला, 2 सुल्तानपुरी राम मंदिर मार्ग, नई दिल्ली। ठीक है, तो जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनका हमने पूरा यहाँ पर लिखा। फिर दिनांक आ जाती है 15/3/2022। तो जिस दिन भी पत्र लिखा जाता है वो लिखा जाता है। अब फॉर्मेट देखिए क्या है। उत्सवों में भोजन की बर्बादी पर लोक जागृति का प्रयास। ठीक है, उत्सवों में जो भोजन की बर्बादी होती है उसके लिए। महोदय, मैं आपके अखबार की नियमित पाठिका हूँ। आपके समाचार पत्र के माध्यम से सामाजिक तथा पारिवारिक उत्सवों में होने वाले भोजन की बर्बादी रोकने हेतु जन जागृति का ये छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। मैं आपके समाचार पत्र के जरिए समाज में ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि आज शादियों में होने वाले अन्न की बर्बादी बेहद चिंताजनक है। इन आयोजनों में भारी मात्रा में खाने की बर्बादी होती है। वहीं दूसरी ओर बहुत लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मतलब ऐसे तो पार्टियों में इतना होता है, बहुत सारी तो हमारी जनता जो है जिसे भूखे पेट सोना पड़ता है, उन्हें खाने को ही नहीं मिलता है। अतः यह हम सब की नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि अन्न का सम्मान करते हुए शादी व अन्य सामाजिक समारोह के अवसर पर ना तो खुद प्लेटों में खाना छोड़े, ना ही दूसरों को ऐसा करने दे। यानी कि जितना और जो आपको खाना है सिर्फ वही लीजिए, आप वेस्ट मत कीजिए। यदि कोई भूलवश ऐसा कर रहे हों तो ज़रूर उन्हें जागरूक करें। मेरी ये घोषणा है, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। समाज में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो बचा हुआ भोजन इकट्ठा करके गरीबों में बांट देते हैं। ऐसी संस्थाओं को संपर्क करके किसी ज़रूरतमंद को खाना दिया जा सकता है। इन विचारों के साथ आप भी सहमत होंगे, ये आशा करके मैं अपने पत्र को यहीं समाप्त करती हूँ। और मेरा सविनय निवेदन है कि अपने समाचार पत्र में लेख के जरिए इसे प्रकाशित करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। भवदीया अनन्या। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला पत्र लिखा जो कि औपचारिक था। नेक्स्ट, अब अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र आया है। अब वो करिए या ये करिए, दोनों में से एक करना था। आप हरप्रीत या हरभजन है। अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम हरप्रीत है, आप लड़के हैं तो आपका नाम हरभजन है। विद्यालय में टेनिस टेबल और प्रशिक्षक यानी कि कोच की व्यवस्था करने के लिए प्रधानाचार्य को 120 शब्दों में निवेदन पत्र लिखिए। अब आपके विद्यालय में टेबल टेनिस की व्यवस्था करानी है पूरी, भाई उसके लिए टेबल चाहिए, जो एक जगह चाहिए वो, और साथ ही साथ कोच। आप ये व्यवस्था चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। अब ये टोटल आपका एक औपचारिक पत्र है। चलिए देखिए क्या है। सेवा में प्रधानाचार्य, APJ विद्यालय, 11वीं खान सराय मार्ग, पुरानी दिल्ली, और डेट। इतना आप लिख दोगे स्टार्टिंग में, औपचारिक पत्र में ऐसा ही रहता है। फिर नेक्स्ट आते हैं टेबल टेनिस तथा प्रशिक्षक की व्यवस्था हेतु सविनय निवेदन। क्या है? महोदय, आप तो जानते हैं कि हमारे विद्यालय के छात्रों ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में कई मेडल हासिल करके विद्यालय का नाम ऊंचा किया है।
हमारे विद्यालय में कई प्रकारों की खेलों की व्यवस्था है, परंतु टेबल टेनिस की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि विद्यालय में अन्य खेल कूद की समुचित व्यवस्था के साथ साथ आप टेबल टेनिस और उसे सिखाने वाले योग्य प्रशिक्षक की व्यवस्था करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों को टेबल टेनिस खेल में रुचि है वह इस खेल में अपनी निपुणता और प्रतिभा दिखा सकते हैं और अन्य विद्यार्थी भी प्रशिक्षण से कोचिंग पाकर इस खेल का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप व्यवस्था कर दीजिए तो हम सारी जिनको इंटरेस्ट है वो तो सीखेंगे, बाकी लोग भी इसमें आएंगे। आशा है कि आप हमारी विनती पर जरूर गौर करेंगे और विद्यार्थियों के समुचित विकास और टेनिस ज्ञानार्जन हेतु उपरोक्त व्यवस्थाएं कराएंगे। धन्यवाद। भवदिया हरप्रीत, सचिव विद्यार्थी परिषद। ठीक है, तो अगर आप लिख रहे हैं तो कहीं जो आप पोस्ट रखते हो तो लिखो, नहीं पोस्ट रखते हो तो आप अपनी क्लास या सेक्शन के नाम के साथ इसे ऐड कर सकते हो। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में हमारे पास सूचना आएगी। अब ऐसे समझिए, प्रश्न संख्या 6 में 2 प्रश्न हैं, का और खा। ठीक है, क्या दिया गया है? का और खा, 2 दिए गए हैं 6 में, आप देख रहे हो का है। अब का खा, जैसे का प्रश्न है, इसके अंदर भी 2 प्रश्न हैं और इन दोनों में से आपको एक करना है। खा में 2 प्रश्न है, दोनों में से एक करना है। तो का में भी आपके पास सूचना है और खा में भी सूचना है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना, सूचना पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको 2 करना है। तो इसका विकल्प इस तरीके से, का में 2 सूचनाएं रखी गई हैं, आपको 1 सूचना करनी है। खा में 2 सूचनाएं रखी गई हैं, आपको 1 सूचना करनी है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। तो ए यानी कि 2 प्रश्न दिए गए हैं। 6 का में 2 प्रश्न है। पहला है, आप विनीत या विनीता हैं, आप निवासी कल्याण संघ के सचिव हैं, सोसाइटी के निवासियों की सुरक्षा हेतु कैमरे लगवाए गए हैं। इसकी सूचना देते हुए लगभग 50 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। तो आप सोसाइटी के सचिव हैं, सचिव हैं ना, हाँ सचिव यानी कि सेक्रेटरी हैं, और इस है जो सोसाइटी में कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए, उस सुरक्षा उसके बारे में आपको सभी लोगों को अवगत कराना है। अब इसके लिए सूचना जब तैयार करोगे तो ये सूचना होगी, आप जो लिखोगे 2.5 मार्क्स की, यानी कि दोनों में से जो एक करोगे वो उसमें लिए 2.5 मार्क्स मिलेंगे। का में 2.5, खा में 2.5, तो एक तरीके से सूचना 2 सूचना करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ब्लॉक बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे है, इस तरीके से। तो आपने यहाँ ब्लॉक बना दिया ये। ठीक, निवासी कल्याण संघ करोलबाग दिल्ली, सूचना, दिनांक डालेंगे, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था। सोसाइटी के सभी सदस्यों को यह जानकारी दी जाती है कि समाज में बढ़ते अपराधों को नजरअंदाज न करते हुए उन पर रोक लगाने और अपने परिवार की सुरक्षा करने हेतु पिछली सोसाइटी मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि हर एक विंग में सीसीटीवी कैमरा लगवाना जरूरी है। इसी निर्णय के चलते सोसाइटी के सभी निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज अपनी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का काम पूर्ण हो चुका है। यानी कि जो मीटिंग में निर्णय लिया गया था उसके चलते अब कैमरे लगवाए जा चुके हैं। विनीता, सचिव, निवासी कल्याण संघ। ठीक है, सिंपल। सूचना में देखिए फॉर्मेट तो यही है, ब्लॉक बनाइए, जो संस्था सूचना दे रही है वो लिखिए, सूचना हेडिंग डालिए, डेट डालिए, विषय लिखिए, सूचना लिखिए, अंत में अपना नाम लिखिए और पदभार लिखिए। बस इसी के हिसाब से सूचना लिखी जाती है। चलिए देखते हैं दूसरी सूचना क्या है। अथवा करके दूसरा है, आप विनय या विनम्रता हैं, आप विद्यार्थी परिषद के सचिव हैं, अंतर कक्षा कविता पाठ प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए लगभग 50 शब्दों में सूचना लिखिए। यानी कि 2 कक्षाओं, अंतर कक्षा है ना, कविता पाठ प्रतियोगिता होने वाली है, तो इसके बारे में सबको सूचना आपको देनी है और आप हैं विद्यार्थी परिषद के सचिव। 50 शब्दों में लिखनी है। अगर आप ये करते हो तो 2.5 नंबर मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना, ब्लॉग बनाना है। सबसे पहले ज्ञान चेतना सीनियर सेकेंडरी विद्यालय करोलबाग नई दिल्ली, सूचना, डेट डालेंगे, अंतर कक्षा कविता पाठ प्रतियोगिता, विषय डाल दिया। फिर है, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में एक अंतर कक्षा कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसका विवरण निम्न प्रकार है। अब ये किस तरीके से हो रहा है कि ये कब हो रहा है। पहली बात, ये 25 तारीख को हो रहा है। कब हो रहा है, सुबह 11 बजे हो रहा है।
स्थान ज्ञान चेतना विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम हॉल, क्रमांक संख्या 3, यानी कि 3 नंबर हॉल में स्कूल के हो रहा है। छात्र अपने साथ केवल प्रतियोगिता से संबंधित सामान ही ला सकते हैं, मोबाइल साथ रखना मना है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 20/4/2022 तक अधो हस्ताक्षरी के पास नामांकन करा दे। तो अधो हस्ताक्षरी यानी कि जहां पर इनका नाम होता है, विनम्रता, सचिव और विद्यार्थी परिषद। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं खा। तो 6 का का में 2 सूचनाएं थी, दोनों में से एक करना था। खा में भी आपके सामने 2 सूचनाएं दी गई हैं, दोनों में से एक करनी है। पहला है, आप जॉनसन या जानकी हैं। विद्यालय की कैंटीन में आपको एक घड़ी मिली। खोया पाया विभाग को जानकारी देने के लिए उसकी सूचना लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। ठीक है, तो दोनों में से आप जो भी सूचना करेंगे उसके लिए 2.5 यानी कि 2.5 नंबर मिलेंगे, 2.5 मार्क्स। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए। DAV पब्लिक स्कूल करोल बाग नई दिल्ली, सूचना, डेट डाली, कलाई घड़ी प्राप्त होने संबंधी सूचना यानी कि रिस्ट वॉच मिली है। विद्यालय में खोया पाया विभाग को जानकारी देते हुए तथा सभी को भी यह सूचित किया जाता है कि 5 जुलाई 2000 जो भी रहा को विद्यालय की कैंटीन में मुझे एक कलाई घड़ी गिरी हुई मिली थी, जिससे मैंने खोया पाया विभाग के मुख्य कर्मचारी के पास जमा कर दिया। जिसकी भी यह घड़ी है वह इसकी पहचान बताकर खोया पाया विभाग कक्ष से संपर्क करके प्राप्त कर सकता है। जानकी कुमारी और नेक्स्ट है छात्रा। ठीक है, तो आपको मिली, आपने ये खोया पाया विभाग को दे दिए, मगर साथ में सूचना दे दी कि भाई जिसकी भी हो जाके उस विभाग से संपर्क करके ले सकता है। अब दूसरी सूचना है, आप गरिमा या पंकज है। ठीक है, लड़की है तो आपका नाम गरिमा है, लड़के हैं तो आपका नाम पंकज है। कोरोना के चलते सोसाइटी में गणतंत्र दिवस पर केवल आभासी यानी कि वर्चुअल ध्वजारोहण होगा। तो सोसाइटी में क्या हुआ था कि भाई सभी लोगों को अपने अपने घर में कर दिया गया था, है ना। मार्च में लॉकडाउन लगा था, याद है ना आप लोगों को। तो उसके चलते गणतंत्र किसी भी तरह की जो गैदरिंग के लिए साफ रिस्ट्रिक्शन था। फिर जब 15 अगस्त पड़ा तो ये हुआ कि वर्चुअल जो है वो फ्लैग होस्टिंग होगी। सभी अपने घरों से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इसकी जानकारी देने के लिए लगभग 50 शब्दों में सूचना आपको तैयार करनी है। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले गुलमोहर सोसाइटी करोल बाग दिल्ली, सूचना, डेट डालेंगे, गणतंत्र दिवस पर केवल आभासी यानी कि वर्चुअल ध्वजारोहण होगा। ये आप विषय लिखने के बाद सीधे आप यहाँ पर क्या कर दोगे, जो मैटर है वो लिखेंगे। गुलमोहर सोसाइटी के सभी निवासियों को यह सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी की वजह से आगामी हफ्ते में आयोजित गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण समारोह सिर्फ आभासी माध्यम से होगा। ठीक है, यानी कि वर्चुअल होगा। वर्चुअल ध्वजारोहण का निवासी अपने घर में रहकर ही अभिवादन करेंगे। आभासी यानी कि वर्चुअल ध्वजारोहण को गूगल मीट की लिंक सभी को जल्द ही व्हाट्सएप द्वारा भेजी जाएगी। कार्यक्रम का विवरण निम्न है, यानी कि बता गूगल मीट के थ्रू जो है ये होगा। अब ये कब होगा? 26 जनवरी 2022 में। ठीक है, समय है सुबह ठीक 9 बजे। सभी निवासियों से विनती है कि अपने गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मानित करते हुए अभिवादन करने के लिए आभासी रूप से उपस्थित रहें। अधिक जानकारी के लिए अधो हस्ताक्षरी से संपर्क करें। गरिमा, सचिव, गुलमोहर सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे पास आया हुआ था सूचना, जो 4 सूचनाएं थी वो चारों हमने करी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पर हमारे पास फिर से 2 प्रश्न हैं, का और खा। का में 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से एक करना है। खा में भी 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से एक करना है। जो भी आप विज्ञापन करोगे उसके लिए 2.5, 2.5 या आप 2.5 नंबर आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आबासा कंपनी। ठीक है, कंपनी का नाम नहीं दिया, आबासा है तो आबासा लिखें। कंपनी द्वारा त्योहारों के अवसर पर बिजली के उपकरणों की बिक्री पर 25% तक की छूट दी जा रही है। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो 2.5 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम क्या, इन्होंने सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दे दी कि कंपनी का नाम आबासा है। दूसरी चीज़ दे दी त्योहारों के अवसर पर है, कोई भी त्योहार ले लीजिए, और बिजली के उपकरण है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या दिया, सबसे पहले उन्होंने 25% की छूट है। तो यहाँ पर छूट हमेशा हर विज्ञापन में ध्यान रखना, जो ऑफर्स होते हैं या डिस्काउंट्स होते हैं उन्हें हम सबसे पहले, जैसे सेल है, फ्री है, डिस्काउंट है, सबसे ऊपर हाईलाइट करते हैं क्योंकि वही सबसे अट्रैक्शन का कारण होती है। तो हमने सबसे ऊपर क्या दिया, 25% छूट, यहाँ पर दे दिया दिवाली धमाका। ठीक है, कुछ यहाँ पर बना दिया इक्विपमेंट। आबासा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का दिवाली धमाका दशहरे के अवसर पर। अब दशहरे से दिवाली तक बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं, है ना। बिजली के उपकरणों पर 25% छूट छूट छूट। टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, फ्रिज, घर घंटी और अन्य उपकरण, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सभी पर डिस्काउंट है 25% का। आकर्षक मॉडल, रंग और साइजों में उपलब्ध है। मौके को जाने न दीजिए, दिवाली की दोहरी खुशियां सिर्फ आबासा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से ही पाइए, जल्द ही संपर्क करें। अधिकृत विक्रेता है आबासा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, दरियागंज, फेमस चाट दुकान के बगल में, नई दिल्ली। ठीक है, एड्रेस दे दिया क्योंकि भाई अगर ये आबासा कंपनी की दुकान है तो उस दुकान में भी आपका एड्रेस देना पड़ेगा, वरना लोग पहुंचेंगे कहाँ। विज्ञापन देने के बाद हमें पहुंचना ज़रूरी होता है, पहुंचे। आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट लिंक दे दीजिए, आप कुछ भी जो वहाँ पर, अगर आपका मेल आईडी है, कुछ किसी भी तरीके का है तो वहाँ पर नीचे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा विज्ञापन है, गर्मी की छुट्टियों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा बच्चों के लिए 21 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, समर वेकेशन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दे दिया गया, बच्चों के लिए 21 दिवसीय नाट्य कार्यशाला, यानी 21 दिनों की जो एक ड्रामा कहते हैं ना, नाट्य कार्यशाला का मतलब होता है ड्रामा के लिए जो है लोगों को, बच्चों को सिखाया जाएगा। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली द्वारा आयोजित तथा समर धमाल प्रोग्रेसिव फाउंडेशन के सहयोग से नाट्य कार्यशाला 2022-23। मुफ्त नाट्य कार्यशाला का लाभ उठाइए और अपने बच्चों के भीतर का कलाकार खोजिए। कब और कब तक, यहाँ पर है 1 मई 2022 से 22 मई 2022 तक। 21 दिवसीय नाट्य कार्यशाला है, किनके लिए है, 4 साल से 12 साल के बच्चों के लिए है। अब उन्होंने एज ग्रुप भी डिसाइड कर, क्योंकि बच्चों के लिए है तो बच्चों की एज लिमिट भी डाल दी कि 4 साल से 12 साल के बच्चे जो है वो इस नाट्यशाला में पाठ कर सकते हैं। फिर आते हैं कहाँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करोल बाग दिल्ली में संपर्क और सहायता कर सकते हैं। अब ये भाई पूरा हमने प्रोग्राम तो दे दिया, लेकिन ये है कहाँ पे, एड्रेस भी तो देना पड़ेगा। तो जैसे पेपर्स में छपता है, मैगजीन में छपता है, तो उस जगह पे हमें एड्रेस देना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको हमने नीचे दे दिया। तो ये तो हो गया का में 2 आपके पास विज्ञापन थे, दोनों में से आपको एक विज्ञापन करना था। अब हम आ जाते हैं खा क्वेश्चन में, जहाँ पे फिर से आपके पास 2 विज्ञापन दिए रहेंगे, ए और बी, और उनमें से आपको कोई एक करना है। जो भी आप करोगे उसके लिए 2.5 मार्क्स मिलेंगे आपको। देखिए, ठीक है, खा आ गया। ए है, यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जनहित में जारी एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में, ठीक है, यातायात पुलिस की ओर से तैयार करना है। अब ये विज्ञापन दे कौन रहा है, यातायात पुलिस दे रहा है, यातायात के नियमों का पालन करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते क्या है। सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा। भाई सड़क पर आप ठीक से चलोगे तो जीवन सुरक्षा भी बनी रहेगी। ठीक है, यातायात के नियमों का करें पालन, लापरवाही से ना चलाएं वाहन। एक टैगलाइन, एक होता है ना टैगलाइन देनी जरूरी होती है, वो हो गई। यहाँ पर हमने ट्रैफिक लाइट्स वगैरह बना दी, क्योंकि भाई ट्रैफिक नियम में सबसे ज़रूरी होते हैं ट्रैफिक साइंस होते हैं, ट्रैफिक लाइट होती है, वो सब आप यहाँ पर बना सकते हैं। फिर आते हैं, सुन लो ये अनमोल वचन, सड़क पर सदा रखें ध्यान, ट्रैफिक नियमों का करें सम्मान। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, वाहन नियंत्रित गति से चलाएं। पहली चीज़ तो ये होती है कि ओवर लिमिट नहीं होनी चाहिए, जो आपकी निर्धारित हर जगह पर लिमिट होती है, जो सिटी के बाहर अंदर होती है, बाहर अंदर बाहर हर जगह अपनी अपनी एक लिमिट रहती है। जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं, अपना और अपने परिवार का जीवन बचाएं। ठीक है, फिर नीचे आ जाए, 2 पहिया वाहन पर हेलमेट लगाएं, लाल बत्ती पर रुकें, सीट बेल्ट पहने, शराब पीकर वाहन न चलाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब ये जो यातायात पुलिस की ओर से, क्यों यातायात पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो भी भारत सरकार की ही होती है, तो भारत सरकार की तरफ से ये इशू किया गया है सबके जनहित में।
नेक्स्ट आ जाते हैं, अब वो करिए या ये करिए, ए वाला करना था या बी करना था। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करना है। आपको क्या दिया गया है, प्रदूषण नियंत्रण, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए साइकिल के प्रयोग, भाई गाड़ियां चलती हैं तो पोल्यूशन बहुत होता है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आप साइकिल पर ज़्यादा चलिए। एक विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार करिए। चलिए देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है, के अवसर पर साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु साइकिल यात्रा का आयोजन। अब पोल्यूशन से प्रदूषण नियंत्रण दो तो यहाँ पोल्यूशन संबंधी बना दो, ठीक है, बना के उसके ऊपर आप ऐसे करके क्रॉस भी लगा सकते हो कि भैया हमें पोल्यूशन रोकना है, ठीक है। मुख्य अतिथि हैं सुपरस्टार विराज सेन अग्रवाल। स्थान है गांधी मैदान, ओखला मार्केट के पीछे, जयपुर। दिन है 2 दिसंबर 2022। समय है सुबह 7 बजे। पहले 50 नामांकित सदस्यों को साइकिल मुफ्त मिलेगी, यानी कि पहले जो नामांकित कराएंगे उन्हें साइकिल मुफ्त मिल जाएगी। आपकी भारी मात्रा में उपस्थिति अपेक्षित है। संपर्क प्रकृति बचाओ अभियान मंच, संकल्प बिल्डिंग, ओखला मार्केट, जयपुर। ठीक है, सिंपल। ज्यादा विज्ञापन में बहुत ज्यादा हमें लिखना नहीं होता, आकर्षक बनाना होता है, शब्दों पे मेन ध्यान देना पड़ता है। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 8, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। अब यहाँ पर हमारे सामने रखी जा रही है 2 लघु कथाएं, दोनों में से हमें कोई एक लघु कथा लिखनी है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा आपको लिखनी है। 2 दी गई हैं, का और खा। अब जो भी आप लघु कथा करेंगे उसके लिए आपको 5 नंबर मिलने थे। ठीक है, देखिए क्या है। पेंटिंग के अच्छे दाम पाकर वो बहुत खुश था, दिमाग में तरह तरह की योजनाएं चल रही थी। ठीक है, ये है। अब इस पर कैसे करेंगे, देखिए। दुष्कर्म का कड़वा फल। ठीक है, अगर आप गलत काम करते हो तो उसका फल भी कड़वा मिलता है, तो ये हमने शीर्षक दे दिया। याद आपको ये रखना है, इसी में आगे कनेक्ट करना है। अमोद एक आलसी लड़का था, उसे हमेशा काम करने में आलस्य आता था। घर में माँ उसे कितनी भी नसीहत क्यों ना दे, वह यहाँ वहाँ भटकता रहता था। बेकार दोस्तों के साथ मिलकर समय की बर्बादी करता रहता था। पैसों की लालच की वजह से और गलत संगत से उसे चोरी की आदत लग गई। माँ ने खूब डांटने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ ने समझाया भी, बेटा अमोद, अपनी मेहनत की कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन अच्छी नींद सुलाती है। चोरी और लालच से कमाया धन कभी सुकून नहीं देता। अभी भी सुधर जा और मेहनत कर। माँ के शब्दों को अनसुना कर अपने दोस्तों के साथ उसने चोरी की। इस बार एक कीमती पेंटिंग को उसने चुराया और दूसरे शहर जाकर बेच आया। पेंटिंग के अच्छे दाम पाकर वो बहुत खुश हुआ। दिमाग में तरह तरह की योजनाएं चल रही थी। अब देखिए, ये जो लाइन आपकी दी हमने, ये यहाँ पर थी ना, पेंटिंग के अच्छे दाम पाकर खुश हुआ और दिमाग में तरह तरह की योजनाएं चल रही थी। अब ये हमने लगा दी यहाँ पर। उन पैसों से उसने अच्छे कपड़े, घर के कीमती सामान खरीदे। विदेश घूमने की भी योजना बना रहा था, लेकिन सफल ना हो पाया, क्योंकि भाई काम गलत किया था तो फल भी तो कहाँ मिलेगा, गलत ही मिलेगा। अचानक से बदली उसकी शान और ठाठ से रहन सहन आस पड़ोस वालों की नज़र में आ गया। किसी ने समाचार पत्र में पेंटिंग की चोरी के बारे में पढ़ा भी और शक के आधार पर गांव की पंचायत में खबर कर दी। पुलिस के डंडों ने अमोद से सारी सच्चाई उगलवा दी। अब उसके माँ के शब्द याद आए, यानी कि उसने गलत काम किया था, तो पिटाई के बाद उसने सारी बात उगली और माँ जिस तरीके से समझा रही थी बातों को, वो उसे समझ में आया। अगर ये मेहनत की कमाई होती तो इज्जत भी बचाती, मन को शांति भी मिलती। गलत कामों से मिला हुआ धन कभी टिकता नहीं है। उसकी योजनाएं पानी पानी हो गई और सबके सामने शर्मसार होना पड़ा, वो अलग। ठीक है, तो मतलब आप अगर गलत काम करोगे तो उसका नतीजा कभी अच्छा होने वाला नहीं। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है, इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और उसी के जरिए धन कमाना चाहिए। बुरा कर्म सर्वनाश की ओर धकेल देता है, यानी कि गलत काम क्या करता है, हमें हमेशा सर्वनाश की तरफ लेकर जाएगा। तो ये पहली लघु कथा थी। अब दूसरी लघु कथा हमारे पास क्या थी, अथवा करके। देखते ही देखते ओले बरसने लगे, टेनिस बॉल जैसे बड़े बड़े, पहले कभी नहीं देखे ऐसे ओले। ओले तो आप लोग जानते हैं ना, जो
पढ़ते हैं अक्सर, तो वो, और वो भी टेनिस बॉल इतनी बड़ी होती है ना, इतने बड़े बड़े ओले। चलिए, प्रकृति का सबक। अब इसका हमने शीर्षक, क्योंकि देखिए इस तरीके में आपको शीर्षक भी देना पड़ता है, कहानी भी लिखनी पड़ती है, शिक्षा भी लिखनी पड़ती है, शिक्षा या सीख जो आपको लिखो, ठीक है। मौसम सामान्य नहीं दिख रहा था, फिर भी रीना और ओमेग ने पहाड़ी सफर पर की योजना बनाई। थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही थी, लेकिन तूफान का अंदाजा नहीं था। प्रकृति को चुनौती देते हुए दोनों मस्ती से मजा लूटने बर्फीले रास्ते पर गाड़ी लेकर निकल पड़े। बर्फ पड़ी थी तब भी निकल पड़े। घर वालों ने गाइड लेने की सलाह दी थी, लेकिन उन्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास था, इसीलिए दोनों गाइड बिना ही सफर को तय करने निकल पड़े। आधा ही रास्ता कटा होगा कि ओमेगा ने रीना से कहा, हम किसी से कम नहीं, बारिश तूफानों को भी निगल सकते हैं, ऐसे शेर हैं हम। रीना ने उतने ही अधिक आत्मविश्वास से हामी भरी। ठीक है, कुछ दूर तलक जाने के बाद वीरान रास्ता नजर आया। धीमा धीमा मौसम अब उन पर हावी होने लगा। देखते ही देखते ओले बरसने लगे, टेनिस बॉल जैसे बड़े बड़े। पहले कभी नहीं देखे ऐसे ओले। प्रकृति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। शेरों की भाषा बोलने वाले चूहे की तरह यहां वहां गाड़ी घुमाने लगे। रास्ता भूल गए और अपनी भूल समझ गए। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता है। ठीक है, तो प्रकृति जिसने हमें अस्तित्व में लाकर दिया, तो उसके साथ खेल नहीं करना चाहिए। ये सबक हमें मिला इससे। शिक्षा, जरूरत से अधिक आत्मविश्वास इंसान को तबाही के रास्ते पर ले जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमें कहीं ना कहीं ले जाकर गर्द में धक्का दे देता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 10th कोर्स बी का 2021-22 टर्म 2 का सेट 2। तो हमने 2 सेट इसके आपको करा दिए हैं। अच्छी आपकी प्रिपरेशन कराने की मेरी पूरी एक मंशा है कि मैं पूरा एक मेथड से आपका जो है वो कराऊं, और वही मैं अपनी कोशिश कर रही हूं। जल्दी से जल्द आपके PYQs कंप्लीट करा के आपके सैम्पल पेपर लेकर आऊँगी, ताकि आपको अच्छे से पूरी प्रैक्टिस करा सकूँ। साथ ही साथ आपके लाइव सेशन भी अभी भी स्टार्ट कर रही हूँ, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, उसे देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।